कि आपने खाकी को क्यों चुना? मतलब मैंने सुना है कि आपकी मदर चाहती थी कि आप इंजीनियर बने। हाँ, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो सर सबसे ज़्यादा आपने कहाँ पर मतलब दिक्कत महसूस की? हमने देखा कि पूर्वांचल में जो काम करना है वहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए काम करने के लिए। 500 करोड़ की ज़मीन को जो है एक्वायर कर लिया गया था, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और आपने पहुंचते उसको खाली कराया। तो अतीक अहमद का जो बेटा था आपने उसको जेल भेज दिया। एक बार आपका स्ट्रगल जानना चाहेंगे कि किताबों को लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक विद शिल्पा और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं उनके बारे में हम आपको बता दें कुछ। इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और फैसला ऑन द स्पॉट के सिद्धांत पर चले हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश सिंह जी की, जो अभी आईजी बरेली रहे हैं, इसके पहले आईजी प्रयागराज रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने खाकी को क्यों चुना? मतलब किसी से आप इंस्पायर होकर आपने ये खाकी को चुना या फैमिली में कोई चाहता था, मदर या फादर? इसके एवज में आपने सोचा कि नहीं मुझे खाकी की तरफ ही जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था और मैंने सोचा था कि मुझे मिलिट्री सर्विस में जाना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है जी। इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे लगा कि पुलिस सर्विसेज मिल रही हैं तो मैंने उसको बड़े अच्छे से स्वीकार किया और मुझे आकर यहाँ लगा कि मेरा निर्णय सही था। सर जैसे कि आप जौनपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो जैसे जो लोग गांव में रहते हैं और उनको अगर प्रशासनिक सेवा में अगर जाना पड़ता है तो क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं? आपने भी कुछ स्ट्रगल फेस किए होंगे। एक बार आपका स्ट्रगल जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस आईजी तक, आप जिस रैंक तक पहुँचे हैं। अब देखिए, गाँव में जो लोग रहते हैं, खासतौर से पूर्वांचल या जो से हमारा जनपद है जौनपुर है, उसमें एक प्रशासनिक माहौल है और काफ़ी लोग वहाँ से होते रहे हैं, तो एक इंस्पिरेशन है। और थोड़ी सी जो है हम कह सकते हैं कि उधर पूर्वांचल में और दूसरे और कोई काम नहीं रहा और कोई रोजगार के साधन नहीं थे, तो शुरुआत से ही लोगों ने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और पढ़ने लिखने लोग आसपास यूनिवर्सिटीज़, खासकर इलाहाबाद और BHU और दिल्ली जाते रहे और वहाँ से इंस्पिरेशन मिलता रहा। परिवार या घर में कोई आगे गया और उसको ले गया। इस क्रम में लोगों को पता चलता था कि आगे जाना है और एक दूसरे को देखते थे कि जो प्रशासनिक सेवा में आकर के वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ जनपद का एक इतिहास भी रहा है, बहुत सारे संख्या में लोग होते रहे, अभी भी हुए हैं, इस साल भी बच्चे हुए हैं, तो उसको देखकर इंस्पिरेशन थी। और स्ट्रगल ये होता है कि हम लोगों की बहुत पहले की बात है, अब तो वो चीज़ें बदल गई। हाँ, क्योंकि उसकी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी पहले। उस समय गाँव से शहर जोड़ने के लिए एक बस चला करती थी और गाँव में न्यूज़पेपर्स भी नहीं पहुँचते थे और दूसरे दिन अखबार पहुँचता था और ऐसे में वहाँ के बच्चों की तैयारी करने में बड़ी दिक्कत होती थी। बात सही है। अब 12वीं तक मैं गांव में ही पढ़ा। अच्छा। और वहाँ से मैं देखा, वहाँ पर किताबों को लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता था या दूर शहर में जाना पड़ता था। वहाँ पर कई बार बुक्स नहीं होती थी, लौट के आने के बाद दोबारा जाने में मुश्किल होती थी क्योंकि संसाधन नहीं थे। तो शुरुआती दौर पर पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं मिलते थे जी। और मटेरियल नहीं मिलने से वो लगता था कि और अच्छी तैयारी हो सकती थी। बाद में 12वीं के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ अगर बेहतर सुविधाएं मिली, लेकिन आज की जो सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ने के लिए वो तब भी नहीं थी। तब भी बहुत ही संघर्ष था और इलाहाबाद जैसे शहर में भी लाइब्रेरी और बुक्स उस मात्रा में नहीं मिल पाती थी, उस जितना की चाहिए थी, लेकिन फिर भी लोगों ने संघर्ष किया और लोग यहाँ तक पहुँचे। सर मैंने सुना है कि आपकी मदर चाहती थी कि आप इंजीनियर बने। हाँ, मेरी मदर चाहती थी, इसलिए कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं जी। तो उनको जो लगता था कि हम लोग 2 भाई हैं तो एक भाई डॉक्टर हो जाए और एक इंजीनियर, क्योंकि वो जमाना था जब उस डॉक्टर इंजीनियर का कहा कि डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो उसमें उनको लगा कि 1-2 डॉक्टर बन गए, दूसरे इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो उससे मेरी निर्णय से असहमत थी, बाद में सहमत हुई। अच्छा, पहले मतलब नहीं चाह रही थी कि आप जाएं। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे सर, जैसे कि आप कई ज़िलों में रहे हैं, तो सर सबसे ज़्यादा आपने कहाँ पर मतलब दिक्कत महसूस की कि यहाँ पर पुलिस का अगर शासन चलाना हो तो किस तरीके से आपने अप्स डाउन देखे, वो जानना चाहेंगे आपसे। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, इसमें जितने भी पार्ट हैं, जितने भी हम कह सकते हैं, पूर्वांचल का अलग तरीका काम करने का है, बुंदेलखंड का अलग है, सेंट्रल यूपी का अलग है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अलग तरीका है, रूरल खंड का अलग है। मैं सब क्षेत्रों में रहा हूँ, तो मैंने देखा कि पूर्वांचल में जो काम करना है वहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए काम करने के लिए। जो कोई भी अधिकारी है या कोई भी काम कर रहे हो तो उसको पूर्वांचल में काम करने के लिए बेहद अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं
और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और लोगों के पास थोड़े संसाधनों की कमी अभी भी है, इसलिए जो वो ज़्यादा वहाँ पर जानकार भी हैं और चीज़ों को समझते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत सारा प्रशासनिक अधिकारियों के कामों में उतना ही हस्तक्षेप करते हैं जितनी को ज़रूरत है। बुंदेलखंड भी एक सीधे लोग हैं और वहाँ पर ऐसा ज़्यादा मतलब नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक चलनी चाहिए, लेकिन लोग जो है उतना सहज जीवन जीते हैं। इस तरह से अलग अलग हिस्से का अलग अलग तरीके से काम रहा है। और मैंने गाजीपुर में ट्रेनिंग में था, मैं उसके बाद बलिया में मैं गया, बलिया में मेरी पोस्टिंग रही। मैं कह सकता हूँ बलिया एक टफ डिस्ट्रिक्ट था उस समय, और आज भी मैं आज के तो स्थिति में परिवर्तन है, लेकिन बलिया एक कठिन ज़िला था और मेरी शुरुआत बड़े कठिन ज़िले से हुई थी। और मेरे शुरुआती दौर में एक 92 में एक 92 नहीं 91 में ही एक गोली कांड हुआ, जिसमें कि फायरिंग में एक छात्र नेता की डेथ हुई थी और काफ़ी बड़ा एक कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हुई थी। उसको हम लोग ठीक कर पाए। तो पहला हमारा 1 साल के सर्विस का एक्सपीरियंस वही था कि टफ प्लेसेज में रहा। इसके बाद फिर मैं अंतिम में बरेली में रहा। लास्ट में बरेली कंपेरेटिवली अच्छा रहा, और ख़ासतौर से सरकार बदलने के साथ साथ बहुत चीज़ों फर्क पड़ता है। और इस सरकार में कह सकता हूँ कि काम करने का ज़्यादा खुला अवसर मिला, तो इसमें जो चीज़ों को ठीक किया गया, तो एक अच्छे माहौल में मैं रहा बरेली में। तो बलिया से बरेली तक की मेरी यात्रा थी। इसमें करीब 27-28 ज़िले मैं देख पाया, जिसमें कि लगभग सभी तरफ के हिस्से ज़िले हैं। तो अलग अलग तरह की पुलिसिंग है, लेकिन ओवरऑल टोटल पुलिसिंग ये रही कि आप जो है अगर आप अलर्ट हैं और लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लोगों के बीच जाते हैं, सबसे लोगों के बीच जाते हैं, तो लोग निश्चित रूप से आपसे उम्मीदें करते हैं, लेकिन वो फिर आपका सम्मान भी करते हैं। पुलिस से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, और जनता को अगर कोई पीड़ा में जाती है तो कहाँ जाए। जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार दबाव ये रहा कि जन सुनवाई की जाए। जनता की कौन सुनेगा? अगर हम जन सुनवाई करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, तो कई बार वो बहुत सारी बातें बता जाते हैं और उनका भी काम आसान होता है, और हमें सही तथ्य मालूम होता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो जन सुनवाई या जनता के साथ बीच में जाने पर लोग काम भी होता है, लोग समझते भी हैं, और वहाँ की चीज़ों को समझने में आसानी होती है। सर, मथुरा में एक आपका बहुत हाईलाइट हुआ था जब 500 करोड़ की ज़मीन को जो है एक्वायर कर लिया गया था, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और आपने पहुंचते उसको खाली कराया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। मतलब किस तरीके से आपने टैकल किया वहाँ पर चीज़ों को, ये जानना चाहेंगे। मथुरा में मैं एसएसपी बन के गया, तो वहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब स्थिति हो चुकी थी। उसका एक करीब 300 हेक्टेयर ज़मीन थी और यूपी गवर्नमेंट की, उसकी हार्टिकल्चर की, उसको कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। उसमें एक रामवृक्ष यादव नाम का जो है गुरुदेव का पुराना अनुयायी था, और करीब उससे 5000 लोग उसके अंदर बसे हुए थे। उन्होंने बिल्कुल एक ट्रेनिंग कैंप जैसा बना रखा था, इसमें महिलाएं बच्चे भी थे, स्कूल्स भी थे, और वहाँ पर सारे ऑर्गेनाइज तरीके से लोग काम करते थे। पूरी बाउंड्री वाल था पूरे बाग का, उसमें उन्होंने हेडक्वार्टर बना रखा था। उसमें एक गेट था, उस गेट पर 150 से 200 लोग हमेशा वीपन के साथ बैठे रहते थे। अच्छा। कि कोई अंदर जा नहीं सके, और बहुत ही मुश्किल था उनको खाली करा पाना, और उसको हम लोगों ने खाली कराया। और कई लोगों को जेल भी शायद उसमें करीब 250-300 लोग जेल में रहे। हाँ। अभी भी लोग जेल में हैं। अच्छा। और उसमें मुकदमा भी चल रहा है। इसके बाद लंबे प्लानिंग के बाद जो है उसमें प्रयास किया, फिर वो खाली हुआ। आज वो खाली हो गया और लोग उसमें सरकार की उद्यान विभाग को मिल भी गया है, वहाँ पर वो बागवानी काम भी हो रहा है, और ये रामवृक्ष यादव मारा भी गया। अच्छा। बाकी उस लोग खाली कर चले गए। एक बड़ी घटना थी। जी सर, अगर जानना चाहेंगे आपसे कि आप तक लाइफ में कितने एनकाउंटर किए होंगे आपने? अब देखिए, इस बारे में तो बहुत कुछ कहा जाना आपके पॉडकास्ट में ठीक नहीं है, इसलिए मैं जो है नहीं, मतलब आप बहुत ही चर्चित नाम रहे हैं कि मतलब कई लोगों को इस पर रहा है, बहुत नहीं कहा जा सकता यहाँ पर। अच्छा जी। लेकिन तेज तरार अफसरों में उनका आपका नाम आया है कि मतलब कभी भी जो भी आपसे लोग रहते थे डर के रहते थे, जो भी बदमाश होते थे वो डर के रहते थे, तो मतलब कि हाँ फैसला ऑन द स्पॉट करना है। देखिए कि आप अगर निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए जी। और सरकार हर गवर्नमेंट चाहती है कि काम अच्छा किया जाए और आपको अवसर दिया जाता है, तो मौके पर या कहीं भी निर्णय लेने में आगे आना चाहिए। यही लीडरशिप है। अगर हम निर्णय लेने में पीछे जाते हैं तो हमारे जो सबॉर्डिनेट हैं वो काम नहीं करते हैं, सोचते हैं हम तो लीडरशिप देना तो आपको आना पड़ेगा आगे, और वहाँ पर जो भी मौके की स्थिति है निर्णय लेना पड़ेगा।
उस निर्णय के बाद क्या होगा और इसका कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने पूरी क्षमता के साथ निर्णय लेना चाहिए। जवाहर बाग में भी यही हुआ, हम लोग निर्णय लिया और उसमें करीब 28 लोग मारे गए थे और उसमें जो है तभी ज़मीन खाली हुई थी, वहाँ पर काफ़ी आगजनी फायरिंग की घटना भी हुई थी। तो लेकिन मौके पर मैंने निर्णय जो लिया, मुझे लगता है ठीक निर्णय लिया गया और उस निर्णय का असर हुआ। बाद में इसकी CBI जांच भी हुई थी और CBI जांच करीब 6 साल चली हुई थी, लेकिन जांच में सब चीज़ें ठीक पाई गई और उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी जो लोगों ने घटना किया था। अभी भी जेल में ट्रायल में चल रहा है, कुछ मुकदमे सजा भी हो गई है। तो प्रयागराज में हाँ सर, बतौर प्रयागराज IG जब आप रहे तब तो अतीक अहमद का जो बेटा था आपने उसको जेल भेज दिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अतीक अहमद के खिलाफ तो जल्दी कोई स्टैंड नहीं ले रहा था। अब प्रयागराज में हम लोग गए तो मुझे IG रेंज माफिया सेल के प्रभारी होते हैं, पर तो मैंने देखा तो माफिया सेल को तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है अतीक तो जेल में थे, लेकिन उसके लोग कुछ खुरापात करते रहते थे और वह लड़का भी बाहर था। तो उसने जो है एक झगड़ा हुआ, इस झगड़े में जो है नामजद हो गया और फिर उसको हम लोगों ने दबाव डाला और फिर वो जेल गया, अरेस्ट जेल गया और अभी भी वो जेल में ही है। तो उसका एक दबाव यह रहा कि उससे हमारा जो है वहाँ पर विधानसभा चुनाव ठीक ठाक रहा, लोगों में कोई असुविधा न हुई और वो जो है उससे ही जो है बहुत उनका जो बाकी लोग थे दबाव में आ गए, क्योंकि बाहर फिर कोई बचा नहीं। तो और उसके रिएक्शन में भी बाद में अतीक के ने जो और घटनाएँ किया बाद में उस रिएक्शन में किया, उनको जेल भेजे जाने को लेकर बहुत सारी प्रॉपर्टी थी उसके अतीक के लोगों की। तो उसको भी पहले भी काफ़ी काम किया गया था वहाँ पर, लेकिन बाद में भी हम लोग पहुँच करके बचे हुए उनकी प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया और जो उसको गैंगस्टर एक्ट में जब सीज हो गया तो इससे बौखलाहट भी काफ़ी हुई। तो बहुत टफ जिला रहा होगा, क्योंकि अतीक अहमद का तो एक मतलब टेरर था प्रयागराज में। उस टाइम उसके बेटे को अरेस्ट करके भेजना मतलब दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मतलब पुलिस के लिए भी कह सकते हैं। हाँ, जरूर वो कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते थे लगातार। हाँ, वो छोटे छोटे इंसिडेंट कर रहे थे वो और अतीक अहमद जेल में था, लेकिन फिर भी उसके लोग छोटी छोटी खुराबात करते रहते थे। तो उन लोगों हम लोगों ने देखा कि उसको रोकना है, तो कम से कम अगर एक कोई इंपॉर्टेंट आदमी जेल चला जाएगा जो उससे गैंग का, तो तभी उस पर दबाव बनेगा। तो दबाव बना फिर और फिर धीरे धीरे बाद में सफाई हो गया, पूरा गैंग साफ हो गया।